Students, welcome to Oxford English Hut. I'm your teacher Deepak Sharma here, and today I have a class of grammar, English grammar. इस क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग जो ग्रामर सीख रहे हैं वो ग्रामर एक्चुअल में है क्या, और इस ग्रामर के सभी सेक्शंस को, सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम सीखेंगे और हमारे कोर्स में हम इस ग्रामर को किस तरीके से लेके चलेंगे, आज हम उसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं और मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो गाइस, हम अपने इंट्रोडक्शन राउंड को शुरू करते हैं और ग्रामर के पार्ट्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए, तो आपको मैं फटाफट से बता रहा हूं हमारे पास जो कोर्स में कंटेंट है वो क्या क्या होते हैं। गाइस, हमें ग्रामर सीखनी है तो हमें वर्ड्स के लिए सीखनी है, हमें ग्रामर सीखनी है तो हमें सेंटेंसेस बनाने के लिए सीखनी है, हमें ग्रामर सीखनी है तो हमें टॉपिक बनाने के लिए सीखनी है। हमारे पास 3 स्टेप्स है, टॉपिक्स बनाना, सेंटेंसेस बनाना और वर्ड्स को समझना। अगर हम ये तीनों स्टेप्स को ढंग से सीख लेते हैं तो दैट मीन्स हमारी ग्रामर हमने कर ली है। अब वर्ड्स के अंदर क्या है, वर्ड्स के अंदर हमारे पास सर्टेन चैप्टर्स है जिनकी हमने डेफिनेशन सीख रखी है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर्स है, हमने इनकी डेफिनेशन सीखी हुई है। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मेन वर्ब्स, इन सब की हमने डेफिनेशन सीखी है, इनके पार्ट्स सीखे हुए, नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, बस इनको हमने सीख के अलग अलग रखा है। जबकि वर्ड्स के अंदर हमें मेनली जो ये चैप्टर्स है, कौन कौन से चैप्टर्स है गाइस? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये जो चैप्टर्स है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये जो चैप्टर्स है मेनली 7 चैप्टर्स होते हैं। एक इंटरजेक्शंस भी चैप्टर होता है, लेकिन हम 7 चैप्टर्स के ऊपर फोकस करें क्योंकि यही 7 चैप्टर्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप सेंटेंस को फ्रेम कर पाते हैं। और इसीलिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के 7 चैप्टर्स हमें हर ग्रामर बुक में मिलते हैं। अब स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट इन चैप्टर्स को सीखता है जैसे कि उसको इन चैप्टर्स के अंदर कोई रिसर्च करनी है, इसलिए सीखता है। जैसे चैप्टर्स की रिसर्च करके उसे कुछ प्रूव करना है, इसलिए सीखता है। नाउन के काइंड्स क्या है, नाउन का जेंडर, नाउन नंबर, नाउन केस, नाउन मूड, मतलब सारे सेक्शन को ऐसे कहते हैं ना। हम एक पेड़ का एग्जांपल लेते हैं। पेड़ क्या है? पेड़ के अंदर जो उसकी ब्रांचेस होती है, उसके जो पत्ते होते हैं, उसकी शाखाएं, उसके पत्तों को वो चेक करता जाके। हमें पत्ते नहीं चाहिए, हमें फल चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। हमें रिजल्ट क्या है, रिजल्ट का मतलब क्या है कि इन सब चैप्टर्स को मैं क्यों सीखूं, पहले मुझे ये क्लियर होना चाहिए। दैट्स अ पॉइंट। मुझे क्यों सीखना है, मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों सीखना है। जैसे मैंने भी बताया कि सातों के 7 चैप्टर्स सेंटेंस की फ्रेमिंग के लिए यूज होते हैं, और सेंटेंस का मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी फ्रेमिंग है, वो आपने बहुत अच्छी तरह से अब तक स्कूल टाइम में पढ़ा था। सब्जेक्ट, ऐसे आपको कहते हैं ना रूल्स, फॉर्मूलेज, ये सब आपको स्कूल टाइम में सिखाए हैं। वर्ब, ऑब्जेक्ट, बेटा ये रूल होते हैं, आपको इन रूल्स को लर्न करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, ये सीखना है। सब्जेक्ट नाउन है, प्रोनाउन है, ये सीखना है। अब देखो सब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या बताते हैं आपको, सब्जेक्ट नाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के ऊपर क्या क्या बताते हैं, सब प्रोनाउन पर्सनल है, प्रोनाउन इंडेफिनिट है। पर्सनल में क्या बताते हैं, आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, शी है, इट है, ऐसे करके बताते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन के अलावा इंडेफिनिट प्रोनाउंस में क्या है, वन, नन, नोबडी, समबडी, समवन, ऑल, फ्यू, मैनी, बोथ, ईदर, नीदर, सो ऑन। इस तरह से आपको नाउन और प्रोनाउन के साथ पढ़ाया जाता है। ये भी बहुत ही वर्ल्ड क्लास टीचिंग है गाइस। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं आप इंग्लिश को। लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपने ऐसे पढ़ाई करी है, व्हाई, क्यों? दैट्स अ पॉइंट। फिर वर्ब की बात करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। कुछ जगह पे कुछ टीचर्स, कुछ कोचिंग सेंटर्स में उसकी 4th फॉर्म और 5th फॉर्म भी बनाते हैं। बनाओ यार, 6th फॉर्म भी बनाओ, 7th फॉर्म भी बनाओ, लेकिन पहले ये तो क्लियर हो क्यों
क्यों पढ़ रहे हैं? फिर ऑब्जेक्ट की बात होती है। ऑब्जेक्ट में भाई नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। नाउन के बारे में स्टूडेंट को क्या इंफॉर्मेशन है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स और एनिमल। अरे और भी क्या है नाउन? बताओ क्यों पढ़ना है इसको? क्यों पढ़ना है वर्ब की थर्ड फॉर्म को, सेकंड फॉर्म को? क्यों पढ़ना है ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को, यानी मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ऐसे वर्ड्स बहुत सारे आपको मिलते हैं गाइस। और वो क्या कहते हैं, अब आप इसके सेंटेंस बनाओ। वह पढ़ता है, ही रीड्स, ES और S लगाना है। वह नहीं पढ़ता, he doesn't read। वह पढ़ रहा है, he is reading। वह पढ़ रहा था, he was reading। वह पढ़ चुका था, he had read। इस तरह से आपको बहुत सारे टेंसेस में पढ़ना पड़ेगा। वह पढ़ाता है, he teaches। वह पढ़ता है की जगह पढ़ाता हो जाए तो वर्ब चेंज करो भाई, he teaches। वह नहीं पढ़ाता है, he doesn't teach। हम नहीं पढ़ाते तो we don't teach। भाई doesn't लगता है सिंगुलर के साथ, don't लगता है प्लूरल के साथ। वह पढ़ा रहा है, he is teaching। वह नहीं पढ़ा रहा है, he is not teaching। क्या वह पढ़ा रहा है, is he teaching? क्या वह नहीं पढ़ा रहा है, isn't he teaching? उसने पढ़ाया था, he taught। उसने नहीं पढ़ाया था, he didn't teach। वह पढ़ा रहा था, he was teaching। वह पढ़ा चुका था, he had taught। वह पढ़ा रहा था, सुबह से पढ़ा रहा था, he had been teaching since morning। पागल, since लगाते, for नहीं लगाते, इस पे पॉइंट ऑफ टाइम है। since कहाँ लगाते, for कहाँ लगाते, इसको भी स्टडी करो। वह पढ़ रहा है, he's reading। वह पढ़ा रहा है, he's teaching। वह सुबह से पढ़ा रहा है, he has been teaching since morning। हाँ, फिर वह पढ़ाएगा, he will teach। वह नहीं पढ़ाएगा, he won't teach। वह पढ़ा रहा होगा, he will be teaching। वह पढ़ा चुका होगा, he will have taught। मतलब बहुत सारे रूल्स पढ़ते हैं। वह पढ़ा है, उसे पढ़ाना चाहिए, he should teach। वह पढ़ा सकता है, he may teach, he might teach, he can teach। अब may का आएगा, might का आएगा, can का आएगा। हाँ? उसे पढ़ाना चाहिए था, अरे चाहिए था, he should have taught। सर ये should have taught, सर ये बी कहाँ आता है, सर ये हैव कहाँ आता है, सर ये बीन कहाँ आता है, सर ये बीइंग में बड़ी दिक्कत आती है मुझे, सर ये गेट का क्या मीनिंग होता है, सर ये मेक का यूज़ क्या होता है, सर ये डू डज में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास इतने पिछले सालों में इतने स्टूडेंट्स लेकर आए और बच्चे ने बहुत मेहनत करके पढ़ा, बुक्स को रात भर बैठ के पढ़ रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, व्हाई? क्यों पढ़ रहा है भाई? क्यों पढ़ रहा है जब रिजल्ट में कुछ आ ही नहीं रहा? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट पता है क्या है? आज आपने ढेर सारी ईंटा मंगाई, रेता मंगाया, बदरपुर मंगाया, सीमेंट मंगाया, ठीक है, आपने छोटी छोटी बाउंड्री बना के उसका इस्तेमाल करा, आपने एक मकान भी बना लिया, लेकिन आप उसमें रहेंगे ही नहीं, तो आपने उसे क्यों बनाया? क्यों इतनी मेहनत करी? मकान यानी कोई टॉपिक ही नहीं बना यार, टॉपिक ही नहीं बन रहा आज बच्चों से। आज कोई टॉपिक दो, माय फ्रेंड का टॉपिक दो, वही जो बचपन में टीचर ने डंडे मार मार के लर्न करवाई थी ना बातें। हाँ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स बट राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय क्लास फेलो टू, he always stands first in the classroom, he's very promising, intelligent and you know इंटेलिजेंट पर्सन। मतलब ऐसी वही वर्ड्स आते हैं घूम घूम के दोबारा से, इंटेलिजेंट, बार बार, कोई नया वर्ड नहीं आता। हाँ? क्योंकि हम लोगों ने जितनी पैराग्राफिंग लर्न करी है, आज उसके कंटेंट थोड़े बहुत दिमाग में है, हम उतना ही टॉपिक में लिख सकते हैं। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ऐसे ऐसे करके हमने कुछ कुछ लाइन सीखी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर माय डियर, you must know why you study. If you are doing this much hard work for learning especially these chapters, and you are trying your best to construct the sentence and the framing of sentence you have been learning for last many years, so there must be a reason behind it why you are doing this much hard work. Why? So that is my question for you all, why?
नो आंसर, नो आंसर। यू नो व्हाई? बिकॉज हम लोग वो नहीं पढ़ रहे हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। दैट इज द रीजन वी डोंट हैव एनी आंसर। रिजल्ट क्या निकलेगा जब आपकी स्टडी ही गलत होगी, गलत तरीके से आप पढ़ रहे होगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? अब छोटा सा मैं चेंजेस करके देता हूं आपके सामने। छोटी सी चेंजेस क्या है, देखो। फॉर योर इंफॉर्मेशन गाइज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सीखना है, और इतना सीखने का मतलब आपने बेसिक कर लिया है। लेकिन पहले आपको वर्ड से चलते हुए सेंटेंस तक आना है, और वर्ड से चलते हुए सेंटेंस तक आना है तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो 7 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें नाउन का चैप्टर, एडजेक्टिव का चैप्टर और वर्ब का चैप्टर, ये 3 चैप्टर बेसिकली ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनके अपने सेंटेंसेस होते हैं, जिनके खुद के अपने सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको नाउन का एक सेंटेंस बताता हूँ, एडजेक्टिव का एक सेंटेंस बताता हूँ और वर्ब का एक सेंटेंस बनाता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा आई, और आई के साथ आप बोलते हैं एम आता है। किसने कहा एम आता है? आई के साथ हैव भी आता है, और कई सेंटेंसेस में कुछ भी नहीं आता है। हाँ? अब जैसे मैंने बोला आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम तो ऑलवेज कॉन्फिडेंट माई डियर्स। एक और सेंटेंस हुआ आई हैव कॉन्फिडेंस। ओके, अब कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस, ये 2 सेंटेंसेस हुए जो एम और हैव के फ्रेम में हुए। अब देखिए एम कब लगा? अगर मैं कहूं इधर ऐसे आप सेंटेंस बनाए आई हैव कॉन्फिडेंट, या आप ऐसे सेंटेंस बनाए आई एम कॉन्फिडेंस, तो फ्रेम गलत हो गया, सेंटेंस ही गलत हो गया। ये वैसे हो गया जैसे कि हिंदी में हम बोल रहे हैं मैं आत्मविश्वास हूं और मेरे पास विश्वासी है। इस तरह के सेंटेंसेस हो गए हैं। तो आपको क्या देखना होता है, ये जो कॉन्फिडेंट वर्ड है गाइस, ये वर्ड है एडजेक्टिव, और ये जो कॉन्फिडेंस वर्ड है, ये वर्ड है नाउन। तो नाउन का अलग फ्रेम है, एडजेक्टिव का अलग फ्रेम है, और वर्ब का अलग फ्रेम है। जैसे आप कॉन्फिडेंट वर्ड और कॉन्फिडेंस वर्ड विश्वास को शो करता है, तो हम कह सकते हैं आई बिलीव, आई बिलीव। आई बिलीव का मतलब मैं विश्वास करता हूं, ये वर्ब का फ्रेम है। और जब वर्ब का फ्रेम आता है तब एम और हैव को यूज नहीं करते हैं। अब आपने क्या देखा, आप अगर नाउन का चैप्टर और एडजेक्टिव का चैप्टर और वर्ब का चैप्टर उनके सेंटेंसेस फ्रेमिंग के हिसाब से पढ़ते हैं, तो लॉजिकली आप सीखते हैं कि मुझे वर्ड्स इसलिए सीखने हैं। वर्ड्स क्यों सीखने हैं? वर्ड्स इसलिए सीखने हैं ताकि मैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को समझ सकूं, ना कि सिर्फ नाउन की डेफिनेशन में, एडजेक्टिव के वर्ड्स में या वर्ब के वर्ड्स में अपने आप को प्रिपेयर करूं। ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे गाइस, हम लोग नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के 3 अलग अलग सेक्शंस बनाएंगे, जो फर्दर सेकंड चैप्टर के लिए, सेकंड चैप्टर मतलब आपके सेंटेंसेस के लिए, ये 3 फ्रेम रखेंगे आपके लिए। 3 फ्रेम होंगे, एक ही बारी में पूरे बोर्ड पर आएंगे तीनों फ्रेम, ताकि आप इन तीनों फ्रेम में आपस में क्या डिफरेंस होता है समझ सके। तो नाउन और एडजेक्टिव, मैं ये प्रोनाउन हटा देता हूं, नाउन, आई एम सॉरी वेट, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये 3 हो गए चैप्टर्स जिनके अपने सेंटेंसेस होते हैं। मोर ओवर नाउन सब्जेक्ट भी होता है और प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस फ्रेम को भी सीखेंगे, दोनों फ्रेम को सीखेंगे, उनके अपने सेंटेंसेस भी हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ये नाउन है और यहाँ पर ये वर्ड एडजेक्टिव है। तो आपको देखना है ऑब्जेक्ट में ये दोनों फ्रेम, एडजेक्टिव में
और सॉरी ऑब्जेक्ट में, ये दोनों सेक्शंस में आ रहा है, यानी ये नाउन भी आ रहा है और एडजेक्टिव भी आ रहा है। तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सेक्शन को इस तरह से समझना होगा। हो सकता है अभी मेरी क्लास आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही हो सकता है, क्योंकि अभी आपने इसका जो एग्जाम्पल देखा ये एक ही अलग तरीके से देखा है। अगर मैंने चैप्टर ऐसे पढ़ाया होता ना, टेंस, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आपको वो क्लास समझ में आती है। अगर मैं लिखता नाउन, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन और प्लेस और थिंग्स, और नाउन के फिर मैं प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल ऐसे सेक्शन बना के उनके एग्जांपल देता, तब आपको वो क्लास समझ में आती है। मैं प्रोनाउन लिखता यहाँ पे, प्रोनाउन के अंदर मैं पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये सारे सेक्शन लिख के मैं उसके एग्जाम्पल देता, तो वो भी समझ में आती है आपको क्लास, क्योंकि वो आप पहले से पढ़ चुके हैं, वो आपने अपनी ग्रामर क्लास में पढ़ा है, वो आपने अब तक स्कूल टाइम में पढ़ा है। लेकिन हम ऐसी क्लास रखेंगे, लेकिन उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। अलग तरीके से क्यों पढ़ना है? ताकि हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब आपके पास 3 फ्रेम है गाइस। 3 कौन कौन से फ्रेम है? एक तो है वर्ड्स का फ्रेम, एक है आपके पास सेंटेंसेस का फ्रेम, और एक है आपके पास टॉपिक्स का फ्रेम। तो हम 3 चैप्टर्स को एक साथ सीख सकते हैं, तीनों चैप्टर्स को एक साथ सीख सकते हैं। लेकिन हम तीनों को एक साथ कैसे सीखेंगे? पहले हम वर्ड्स के कॉन्सेप्ट को पूरा समझेंगे। वर्ड्स के कॉन्सेप्ट में हमें क्या क्या चीज़ें समझनी होती है? वर्ड की फॉर्मेशन क्या होती है, वर्ड की पोजीशन क्या होती है, वर्ड की पोजीशन का मतलब उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, और ये जो 3 चैप्टर्स हमारे वर्ड्स के आए हैं, इनके अलावा जो बाकी के चैप्टर्स हैं जैसे एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और प्रोनाउन, ये कैसे हमारे सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्प करते हैं, ये हम अपनी क्लास में सीखेंगे। तो हम लोग चाहें तो अभी भी क्लास शुरू कर सकते हैं। मैं फटाफट से आपको अपनी क्लास में लेके चलता हूँ। हमारा मेन पढ़ने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम वर्ड से शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए कैसे होता है, बहुत सिंपल है। अब यहां पर हम थोड़ी सी हेल्प हिंदी की लेते हैं, हिंदी लैंग्वेज की, क्योंकि गाइस हिंदी के साथ आप इंग्लिश को लेके चल रहे हैं, आप मीडियम लैंग्वेज हिंदी को रख रहे हैं, ट्रांसलेशन करते हैं तो हिंदी आपके पास पहले आती है, आपके जहन में भी हिंदी आती है। वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइस, हमारे ये सारे ग्रामर के लेक्चर्स जो हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश भी होंगे, जो आने वाली वीडियोस में आपको मिलेंगे। इंग्लिश टू इंग्लिश भी पूरे लेक्चर्स होंगे, लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास वो ग्रुप है जो हिंदी टू इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहा है, तो इसीलिए हम लोग हिंदी की हेल्प लेते हैं। हिंदी की हेल्प में हम क्या लिखते हैं? शब्द, और इंग्लिश में वो हो जाते हैं वर्ड्स। अब हिंदी के अंदर आप नोटिस करना कैसे शब्द होते हैं। मैं एक एक एग्जांपल लेता हूं, हिंदी के एग्जांपल से इंग्लिश को समझेंगे। मान लीजिए मैं नाउन बोलता हूं, प्रोनाउन बोलता हूं, एडजेक्टिव बोलता हूं, और एक वर्ड एडवर्ब बोलता हूं, प्रीपोजिशन बोलता हूं, और कंजंक्शन बोलता हूं, और हमारा लास्ट चैप्टर वर्ब बोलता हूं। वर्ब को मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन। अब मैं आपको नाउन का एग्जाम्पल देखूं हिंदी के अंदर कैसे लिखा होता है। संज्ञा की संज्ञा के बारे में लिखा था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी के अंदर हमने व्याकरण में ऐसे पढ़ा है, ऐसे इंग्लिश में हमने पढ़ लिया, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। लेकिन आपको ये चीज नहीं सीखनी, आपको ये चीज सीखनी होती है कि जैसे अगर मान लो मैंने लिखा विश्वास, या मैंने लिखा मजबूरी, या मैंने लिखा कामयाबी, या मैंने लिखा भरोसा, गरीबी। अगर आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं तो आपको नाउन का मतलब इन शब्दों से भी ध्यान में रखना होता है, जो कि प्रैक्टिकली सेंटेंसेस मेकिंग में ये चीजें बार बार आती है। अब आप नाउन में और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारे पास 3 चैप्टर ऊपर हाईलाइट हो रहे हैं।
तो नाउन में और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है? विश्वास का हो गया विश्वास, मजबूरी का हो गया मजबूर, कामयाबी का हो गया कामयाब, और भरोसा का हो गया भरोसेमंद, और गरीबी का हो गया गरीब। अब ये नाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस, यानी नाउन और एडजेक्टिव में ये अंतर हो गया। अब वर्ब लें, वर्ब को भी देख लेते हैं। वर्ब का मतलब होता है हर एक उस वर्ड से हिंदी के जिसमें ना आ सकता है। अब जैसे विश्वास लिखा आपने, अब इसके साथ ना कैसे जोड़ेंगे? विश्वास करना, ये वर्ब हो गई। मजबूर लिखा, मजबूर करना, ये वर्ब हो गई। कामयाब लिखा, कामयाब होना या कामयाब करना। भरोसा करना, वही वाली बात हो गई, विश्वास करना भरोसा करना। अब गरीब करना, गरीब होना, गरीब बनाना, गरीब बनाना हो सकती है। तो आप नोटिस करेंगे यहां पर कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो आप वर्ब के चैप्टर को आप पढ़ते हैं ना बुक में, तो आप नोटिस करना वहां पे करना, होना, बनाना, ऐसे वर्ड्स ज्यादातर आते हैं। मेन वर्ब्स की बात कर रहा हूं। और आप नोटिस करेंगे क्या होता है, इस करने का मतलब डू भी होता है, इस करने का मतलब मेक भी होता है। और जैसे ही आप इस करने को अलग सेपरेट करते हैं तो विश्वास अलग वर्ड अलग हो जाता है, और वो विश्वास नाउन हो सकता है। सो दैट मीन्स जब आप अपने वर्ड्स के अंदर इस चीज को एनालाइज करेंगे कि मैं वर्ड्स को कैसे तोड़ सकता हूं, अगर मेरे को वर्ब नहीं पता तो मैं उसे नाउन में कन्वर्ट करके नाउन के फॉर्मेट में सेंटेंस बना सकता हूं। ठीक है, होना का मतलब बी होता है, तो बी के साथ अगर मान लो मुझे कामयाब होना, जैसे वह कामयाब होगा, एक सेंटेंस लिखते हैं, वह कामयाब होगा। अब मुझे पता ही नहीं कामयाब होना वर्ब क्या है। प्रॉब्लम वो नहीं है जितनी वर्ब्स मैंने लर्न कर रखी, प्रॉब्लम वो भी है कि मुझे कुछ वर्ब्स का पता ही नहीं, मैंने याद ही नहीं करी। कईयों को पता ही नहीं कि वो वर्ब है भी या नहीं, कईयों को पता नहीं अगर वो वर्ब है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सेकंड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी। फर्स्ट पता तो सेकंड थर्ड का नहीं पता। तो इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को हम तोड़ देते हैं। तोड़ने का मतलब मैं बताता हूं, इसको हम तोड़ देते हैं। तोड़ने का मतलब कामयाब को अलग करते हैं, होगा को अलग कर देते हैं। अब कामयाब वर्ड क्या होता है हमें पता है, कामयाब वर्ड क्या है, एडजेक्टिव, और हम इसमें एडजेक्टिव के फॉर्मेट को यूज करते हैं, और उसके फॉर्मेट में आप हमेशा बी लगाते हैं, तो ही विल बी सक्सेसफुल, आपका सेंटेंस बन जाता है। आप इस फॉर्मेट को सीखते हैं, यानी नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। गाइस ये आज इंट्रोडक्शन हो रहा है, ये कोई क्लास नहीं हो रही है। जब आप क्लास लेंगे ना तो आप अपने आप कब कब बी लगाना है, कब हैव लगाना है, कब मेक लगाना है, कब डू लगाना है, कब गेट लगाना है, ये सब चीजें अपने आप से सीखने लग जाएंगे। और आपके पास ऑप्शन होंगे, चाहे आप सेंटेंस को वर्ब में बनाएं, चाहे आप सेंटेंस को एडजेक्टिव में बनाएं, चाहे आप सेंटेंस को नाउन में बनाएं। ये एनालाइजिंग वर्ड्स की आपको सबसे पहले सीखनी है। पहला पॉइंट तो वर्ड्स का ये सीखना होता है कि आप सेंटेंसेस को किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं, किसी भी फ्रेम में लेके जा सकते हैं। पहला पॉइंट ये जो हमने इसको थोड़ा सा सीखा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आप वर्ड्स सीखते हैं, वर्ड्स के अंदर आपको मेनली ये देखना होता है कि कौन सा वर्ड नाउन होता है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव होता है, कौन सा वर्ड वर्ब होता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको नाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस करना नहीं आएगा गाइस, आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है आपकी ग्रामर के लिए। अभी तक आपने वो चीज सीखी नहीं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आप कब बी लगाना है, कब हैव लगाना है, कब दोनों में से कुछ नहीं लगाना है, इस सेक्शन को समझ ही नहीं सकते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप टेंस पढ़ते हैं तो टेंस पढ़ने का मतलब क्या होता है, टेंस पढ़ने का मतलब होता है आप सिर्फ वर्ब के चैप्टर सीख रहे हैं, वर्ब के सेंटेंसेस सीख रहे हैं। आप नोटिस करना टेंस के हर सेंटेंस में मेन वर्ब यूज होती है। किसी में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, किसी में फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस और एस यूज हो रहा है, किसी में सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है, किसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो रहा है, किसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज हो रहा है। तो अगर आप
टेंस पढ़ लेते हैं, पूरा टेंस सीख लेते हैं, मॉडल वर्ब्स, मॉडल्स का जो चैप्टर है वो पूरा सीख लेते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस भी पूरा सीख लेते हैं, तो भी माय डियर आप एक ही तरह के चैप्टर, एक ही तरह के वर्ड्स को अभी तक सेंटेंस में फ्रेम कर पाए हैं, और नाउन और एडजेक्टिव के सेंटेंसेस अभी है ही नहीं आपके पास। और जब हम इंग्लिश लिखते हैं, जब हम इंग्लिश बोलते हैं, तब मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास सेंटेंसेस नाउन के होते हैं, एडजेक्टिव्स के होते हैं। आप न्यूज़पेपर खोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस नाउन के फ्रेम में होते हैं, वर्ब के फ्रेम में बहुत कम होते हैं। अब ये वो मिस्टेक हो गई हमसे कि हमने प्रैक्टिकली तो वर्ब्स के फ्रेम में सारे सेंटेंसेस पढ़ लिए, लेकिन जब हम टॉपिक लिखने जाते हैं तो वहां ज़्यादातर नाउन के फ्रेम में और एडजेक्टिव के फ्रेम में सेंटेंसेस आ जाते हैं। इसी वजह से जो सेंटेंस नाउन और एडजेक्टिव के फ्रेम में आते हैं वहां यूज होता है बी और हैव, और बी और हैव अलग अलग फॉर्मेशन के हिसाब से बी का बीन हो जाता है, बीइंग हो जाता है, और हैव का हैड हो जाता है, हैज हो जाता है। फिर वो हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ये बी का क्या खेल है, बी समझ नहीं आ रहा है। गाइज अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे आपको बी भी समझ में आएगा, हैव भी समझ में आएगा, मेक भी समझ में आएगा, डू भी समझ में आएगा, गेट भी समझ में आएगा, हेल्प भी समझ में आएगा, और भी सारी जो वर्ब्स हैं वो सारी वर्ब्स आपको समझ में आएंगी। मोरओवर आपको ये सबसे पहले चीजें सीखनी है। सबसे पहला राउंड क्या है आपका, नाउन एडजेक्टिव वर्ब्स में आपको अंतर पता होना चाहिए। नाउन का पैटर्न क्या है, एडजेक्टिव का पैटर्न क्या है, वर्ब का पैटर्न क्या है, ये आपका पहला कोर्स हो जाता है। दूसरा कोर्स आपको पता होना चाहिए कि नाउन वर्ड क्या होते हैं। अभी आपको मैंने हिंदी के वर्ड्स लिख के दिए हैं, आप हिंदी के वर्ड से आई थिंक थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है। अभी तक जो डेफिनेशन आपने सीखी थी ना, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, उसमें आपको ताजमहल ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे देते थे। हम सोचते थे नाउन का मतलब बड़े बड़े नाम, लेकिन एक्चुअल में नाउन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाली होती है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन सीखना, वो होते हैं ऐसे वर्ड्स को सीखना, वो होते हैं नाउन की सफिक्स को सीखना। नाउन की सफिक्स का भी मैं एग्जांपल देता हूं, ये हिंदी का एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में भी एग्जांपल देता हूं, नाउन का और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। आप हिंदी के एग्जांपल देख चुके हैं, आप इंग्लिश के एग्जांपल में भी देखिए। इंग्लिश के अंदर नाउन के जो सफिक्स होते हैं गाइस, वो क्या होते हैं मैं बताता हूं आपको। जैसे नाउन के सफिक्स, सफिक्स का मतलब क्या होता है गाइस, पता है आपको? सफिक्स का मतलब से हिंदी में हम उपसर्ग पढ़ते ही नहीं पढ़ते, इस तरह से सफिक्स होता है इंग्लिश में, यानी वर्ड कहाँ एंड हो रहा है उसके एंडिंग साइड को देखिए। तो नाउन के सफिक्स में TION, NESS, MENT, ANCE और ENCE, SION, इस तरह के सफिक्स होते हैं। इसमें थोड़े से एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे इंटेंशंस, हैप्पीनेस, मैनेजमेंट, असिस्टेंस या एडमिशन, इस तरह के वर्ड्स आप एग्जांपल में देख सकते हैं। ये नाउन के सफिक्स है। जबकि एडजेक्टिव के सफिक्स में जो होते हैं, कंफर्म बता रहा हूं, AL, ABLE, LESS, FUL, IVE, OUS, ये आपके एडजेक्टिव के सफिक्स होते हैं। अब आप क्या करते हैं, जब आपके पास इंग्लिश का कोई वर्ड आता है, अब जैसे किसी ने बोला एजुकेशनल, किसी ने बोला और भी जो AL वाले वर्ड, सारे AL वाले वर्ड जितने वर्ड होंगे वो सारे एडजेक्टिव्स होंगे। किसी ने बोला कंफर्टेबल, किसी ने बोला हेल्पलेस, किसी ने बोला केयरफुल, किसी ने बोला एक्सपेंसिव, किसी ने बोला डेंजरस, इस तरह के जितने वर्ड्स हैं वो सब एडजेक्टिव्स होते हैं गाइस। तो आपको इंग्लिश के अंदर भी इस चीज को सीखना होता है कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, क्योंकि अगर आपने ये चीज नहीं सीखी तो आपको कॉन्फिडेंस वर्ड, एक आ गया कॉन्फिडेंस और एक हो गया कॉन्फिडेंट। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इनमें कौन सा वर्ड नाउन है, तो आप उसके सफिक्स को देखकर इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कॉन्फिडेंस जो वर्ड है ये नाउन है। और अगर ये क्लियर हो गया तो आपको पता है नाउन का फ्रेम जो है वो हैज हैव के साथ चलता है, तभी आप बोलते हैं आई हैव कॉन्फिडेंस। आप कभी नहीं बोल सकते आई हैव कॉन्फिडेंट। और ये एडजेक्टिव का फ्रेम है तो आप बोलते हैं आई एम कॉन्फिडेंट। तो इज ए मार यानी बी का जो फॉर्मेट होता है, वर्ब बी जो है वो एडजेक्टिव के फॉर्मेट के लिए है, और वर्ब जो हैज हैव है वो नाउन के फॉर्मेट के लिए है। तो आपको ये चीज भी सीखनी होती है गाइस। तो ये सारे चैप्टर्स जब तक इस तरीके से नहीं आप सीखेंगे, आपको कभी भी वर्ड्स के ऊपर एनालाइजिंग नहीं होगी। मैं मानता हूं इसके अंदर आप थोड़ा सा टाइम देंगे
इतना भी नहीं जितना आपने अब तक दिया है, इतने साल भी नहीं लगने वाले। मुश्किल से मुश्किल 6 या 7 क्लासेस में आप वर्ड्स को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं गाइस। उसके बाद थोड़ा और टाइम सेंटेंसेस फ्रेमिंग में जब हम आएंगे तब आप अच्छी एनालाइजिंग के साथ वर्ड्स को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा हैव का लगाना है, एम का लगाना है, आपको पता चलेगा वर्ब का फॉर्मेट है तो वर्ब के फॉर्मेट में चलना है। तो हम सेंटेंस फ्रेमिंग के अंदर भी क्या करेंगे गाइस, सेंटेंसेस फ्रेमिंग में इन चैप्टर्स को फिर से लेकर आएंगे, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। तो आपके पास एक ही फ्रेम रहेगा। अब आप पूछेंगे सर ये बाकी चैप्टर किसके लिए हैं, तो बाकी चैप्टर गाइस हमारे सेंटेंसेस को बनाने के लिए, उसमें जो मॉडिफिकेशन होगी उसको बनाने के लिए, सेंटेंस की लेंथ को लंबा करने के लिए, बड़ा करने के लिए, क्योंकि सेंटेंस जितना बड़ा होता है उतना वो सेंटेंस अच्छा माना जाता है। आपका स्टैंडर्ड, आपके जितना बड़ा आप सेंटेंस बना सकते हैं उससे आपका स्टैंडर्ड माना जाता है कि आपको इंग्लिश की कितनी अच्छी नॉलेज है। अक्सर स्टूडेंट टॉपिक मेकिंग करते हैं लेकिन उनके सेंटेंस बड़े छोटे छोटे होते हैं, बड़ी जल्दी फुल स्टॉप आ जाता है। हम उस टॉपिक को अच्छा मानते हैं जिसमें सेंटेंस की लेंथ बहुत बहुत अच्छे लेवल तक हो। एक ही बारी में सारी बातों को अगर आप जोड़कर बोल सकते हैं तो फिर छोटे 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 सेंटेंस के टुकड़े नहीं बनाने चाहिए। और इसीलिए उसके लिए आपको प्रेपोजिशन और कंजक्शन चैप्टर को सीखना होता है। प्रेपोजिशन और कंजक्शन चैप्टर मेनली दे हेल्प यू टू मेक योर सेंटेंस एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जितना भी आप चाहें उसे बड़ा करके, लंबा करके सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये 2 चैप्टर इसीलिए होते हैं। एडवर्ब जो चैप्टर हम सीखते हैं वो एडजेक्टिव को, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए सीखते हैं, और एडजेक्टिव चैप्टर भी नाउन को मॉडिफाई करता है। प्रोनाउन जो है वो नाउन के स्थान पे यूज होता है। ये सारी एनालाइजिंग एक ही कॉन्सेप्ट में आप सीखेंगे जब आप चैप्टर को इस तरह से सीखेंगे। देखो यहाँ पे हमने सारे चैप्टर्स को साथ में जोड़कर पढ़ना है। ये 7 के 7 चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे, एक फ्रेम में आएंगे, तभी समझ में आएगा गाइस। और उसको समझने का सिंपल सा तरीका है, आप सीधा सेंटेंस अटेम्प्ट करेंगे और हम सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो आपने पढ़ा था, लेकिन उसमें अदर 1 और अदर 2 को भी आपको इंक्लूड करना होगा ताकि ये सारा फ्रेम आपको एक ही बारी में, एक ही व्यू में, एट अ ग्लैंस आपको मिल सके। गाइस ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अद्भुत है। जितने स्टूडेंट यहाँ पर इस सेक्शन में इस तरह से पढ़ रहे थे उन लोगों की खुद की गवाही है कि इससे बेहतर और इससे बढ़िया ग्रामर सीखने का तरीका कुछ और हो ही नहीं सकता। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइज, ये जो हम मेथड आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको ये किसी और क्लासरूम में, किसी और बुक में, किसी और टीचर से, किसी और यूट्यूब चैनल से नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये हमारी खुद की एनालाइजिंग है। ये कोई कट कॉपी पेस्ट प्लान नहीं है, ये कोई किसी बुक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारा खुद का एनालाइजिंग है। इतने साल जो हमने पढ़ाया है, हमने भी खुद अपनी लैंग्वेज को एनालाइज किया। हमने कोई शुरू से ऐसे नहीं पढ़ाया है, हम शुरुआत ऐसे ही कर रहे थे। नाउन पढ़ा रहे थे, प्रोनाउन पढ़ा रहे थे, एडजेक्टिव पढ़ा रहे थे, फिर हम टेंस पढ़ा रहे थे, मॉडल्स पढ़ा रहे थे, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा रहे थे। देन फाइनली जब हमने देखा स्टूडेंट इतने महीने पढ़ता है, 6-6 महीने ग्रामर पढ़ता है, कई 1-1 साल पढ़ते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट कुछ नहीं है, तो फिर हमने सोचा कि इसका कोई एक छोटा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक इजी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक फ्रेम में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक फ्रेम में जब तक कोई चीज नहीं आती गाइस, उसको हम सीख ही नहीं सकते हैं। ये सीखोगे, फिर ये सीखोगे, फिर ये सीखोगे, जब ये सीखोगे तो ये भूल जाओगे, फिर ये सीखोगे तो ये भूल जाओगे, फिर ये सीखोगे तो यहाँ डाउट रहेगा। आप एक बारी में एक फ्रेम को, अब आप क्या है, आपको पूरे वर्ड्स का एक फ्रेम बनाना था, लेकिन अब क्या एक चैप्टर का फ्रेम बना लेते हैं। ये गलती है। जब आप एक चैप्टर का फ्रेम बनाते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन उस चैप्टर पे रहता है, फिर हमारा दिमाग उसी चैप्टर को पूरा चैप्टर मान लेता है, पूरी लैंग्वेज मान लेता है, पूरी ग्रामर मान लेता है, और फिर उस चैप्टर के साथ दूसरे चैप्टर को इंटर रिलेटेड करने के लिए हमारा दिमाग नए नए आइडियाज या एनालाइजिंग नहीं देता, और इसी वजह से हमारी ग्रामर जो है बीच में अटक जाती है। हम पढ़े लिखे भी अनपढ़ हो जाते हैं। हम कह सकते हैं हमने इतनी मेहनत करी, किताबें पढ़ी, ट्यूशन फीस दी, कितने कितने महीने कोर्स किया, उसके बावजूद भी हमारा रिजल्ट आज की डेट में ऐसा है गाइस कि एक टेस्ट पेपर अगर मिल जाता ना इंग्लिश का, तो कॉन्फिडेंटली उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते। एक टॉपिक कोई कहता ना 100 लाइन लिखिए या 100 वर्ड्स लिखिए, 100 वर्ड्स से टॉपिक लिखे, तो उसमें कितनी बार हमारी गलतियां होती है, हम कितनी बार उसको रीराइट करते हैं, हम खुद उसे काउंट नहीं कर पाते। कितने पेजेस हम फाड़ के फेंक देते हैं, यार ये मज़ा नहीं आया फिर से लिखो, यार मज़ा नहीं आया फिर से लिखो। गूगल पे कहीं पर इधर उधर चीटिंग करके सोचते हैं कुछ टॉपिक को हम खुद से बना लें। कट कॉपी पेस्ट प्लान चल रहा है गाइस।
इधर से उठाया उधर चिपकाया, ये वाली कहानी चल रही है। बहुत से लोग तो एग्ज़ाम भी इस तरह से पास करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार कहीं से कोई इंतजाम हो जाए, कोई रास्ता मिल जाए बस, और इसी वजह से आज हमारी परेशानी बढ़ रही है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ग्रामर की क्लासेस को बराबर लेते रहेंगे, आपको पूरी हेल्प मिलेगी, इनके स्टडी मटेरियल मिलेंगे, आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको एक्सरसाइज पेजेस मिलेंगे, अलग तरह से पढ़ने का एक्सपीरियंस मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप आगे किसी को इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, इतनी अच्छी तरीके से आप इंग्लिश सीख जाएंगे। और इस तरह से पढ़ने से एक फ़ायदा और भी होता है, आपकी कॉन्वर्सेशन में, आपकी स्पोकन में, आपकी कम्युनिकेशन में भी ये ग्रामर आपको फिर हेल्प करती है, क्योंकि आप फिर लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करते हैं। फिर आप बोलते वक्त टेंशन नहीं लेते कि यार मुझे वर्ब आती नहीं आती, आप उसको नाउन के पैटर्न में बोल देते हैं, एडजेक्टिव के पैटर्न में बोल देते हैं। और इसके अंदर आप एक चैप्टर और सीखेंगे, सेंस एंड सिचुएशन, यानी सिचुएशन के हिसाब से आप वर्ड्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, पैटर्न को पूरा कैसे चेंज कर सकते हैं। जब आप इस तरह की चीज़ें समझते हैं गाइज, तो उसके बाद बहुत मज़ा आता है। और ये जो सेंटेंसेस का चैप्टर होगा ना, नॉर्मली अब तक आपने सेंटेंस एक एक लाइन के बनाए हैं। हम जब क्लास लेंगे यहाँ पर, तो आपको एक सेंटेंस 3 से 4 लाइन का, 5 लाइन का एक सेंटेंस मिलेगा। सेंटेंस को आपको शुरू से ऐसी प्रैक्टिस कराएंगे कि बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाएं। आपको प्रेपोजिशन कंजक्शन यूज़ करके जितना बड़ा सेंटेंस हम देना चाहेंगे ना, उतना देंगे आपको, और आप बड़े ईजिली बनाएंगे। आप इसका एक कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको मज़ा आएगा। आप कहोगे सर थोड़ा और बड़ा करो सेंटेंस, थोड़ा इसको और बड़ा करो, मज़ा आ रहा है अब तो ये बड़े आराम से बन रहा है। और ये स्टूडेंट्स हमारे सेंटर में करते हैं, ऐसे स्टूडेंट हमारे सेंटर में बनाते हैं सेंटेंसेस, और एक भी गलती नहीं होती उनकी, %1 एरर नहीं होता, ना उनकी वर्ड पोजीशन में, ना उनके वर्ड फॉर्मेशन में, ना उनकी प्लेसमेंट में, ना सेंटेंसेस के अंदर, किसी भी जगह पे कोई मिस्टेक नहीं होती। दैट इज़ द रीज़न गाइज दिस क्लास इज गोना बी सो मच एक्साइटिंग, और उस क्लासेस के लिए मैं डबल एक्साइटेड हूँ। सो प्लीज़ ज्वाइन द क्लास। आप आने वाली जो वीडियोस हैं उन क्लासेस को जरूर लेते रहिएगा, क्योंकि इसका पूरा कंक्लूजन उन्हीं क्लासेस में आपको मिलने वाला है। Well, nothing more in this session. I hope you enjoyed with yourself. And today I have this much about my grammar course or grammar classes. It is quite, quite easy. ऐसा मत सोचिए कि बहुत डिफिकल्ट होगा। आपको अगर थोड़ा कहीं ना कहीं चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ नहीं आई, क्लियर नहीं हुई, तो डोंट वरी गाइस, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन है, आपने इस तरह से पढ़ने का एक्सपीरियंस शायद नहीं लिया हो। दैट्स द रीज़न दिस क्लास मे बी यू माइट बी थिंकिंग दैट very complicated, maybe tough to study out, but there is nothing like that guys. This is gonna be so easy for you. Don't trust me, just keep on watching my more videos, and I'm sure in coming videos you'll get the classes in so much easy manner. That's all guys in my class. Thank you so much guys for being with me. See you again next video. Bye.